हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हम अभी आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए नॉन हिंदी का सीरीज चला रहे हैं। इसमें हम अभी तक नॉन हिंदी के 4 पार्ट पढ़ चुके थे। आज हम आपके लिए 5वां पार्ट लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है हुंडरू का जलप्रपात, जिसके लेखक हैं कामता प्रसाद सिंह काम साहब। चैप्टर का नाम क्या है? तो हुंडरू का जलप्रपात, और जिसके लेखक हैं कामता प्रसाद सिंह काम। तो पाठ 5 है। पाठ का नाम है हुंडरू का जलप्रपात और लेखक का नाम है कामता प्रसाद सिंह काम। कामता प्रसाद सिंह, और इनका टाइटल ये लगाए हुए हैं काम। ठीक है, तो इस चैप्टर ये है क्या? तो देखिए, यह कामता प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत किसे कहा जाता है? तो यात्रा वृत्तांत उस तरह के पाठों को कहा जाता है जिसमें कोई व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल या किसी टूरिस्ट पैलेस, पर्यटन स्थल पर घूमने जाता है, और घूम कर जब वह आता है तो वहाँ का सभी अंश एक एक शब्द का वर्णन अपने शब्दों में करता है। तो इस वर्णन को ही क्या कहा जाता है? यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। उसी को लेखक ने यहाँ पर क्या किया है? संजोया है अपने शब्दों में। उस हुंडरू के जलप्रपात का क्या किया है? वर्णन किया है। तो वास्तव में ये हुंडरू का जलप्रपात अभी है कहाँ? तो ये जो हुंडरू का जलप्रपात है अभी भी वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड की राजधानी जो है रांची, वहीं पे ये हुंडरू का जलप्रपात स्थित है। अभी भी है, वर्तमान में भी है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि लेखक जो है सो कामता प्रसाद सिंह काम जी जो हैं, वो जब हुंडरू का जलप्रपात घूमने गए तो इनको ये हुंडरू का जलप्रपात इतना न भा गया कि इसका वर्णन इन्होंने अपने शब्दों में कर रखा है। तो चलिए आइए जानते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, क्या क्या इस चैप्टर में दिया गया है। ध्यान से सुनते चलिए। यह मुख्यतः एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें ज़्यादा कुछ समझने की चीज़ नहीं रहता है, क्योंकि आप भी जान लीजिए कि कोई भी जगह पर से अगर आप घूम कर आते हैं तो घूम कर जब आते हैं तो उस बात को जो सामने वाला को आप कहिएगा वो सामने वाला वही बात आपको समझेगा। एक आध क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आप समझ सकते हैं। तो ये इस चैप्टर से भी आपके एग्जाम में भी छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव ही आता है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है नहीं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक 9 के मात्रा में आया, एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। उसे हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्टिव गिना के आता है, बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आता है। इसीलिए एक एक लाइन को आपको ध्यान से सुनना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें सुनने का ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। वैसे जहाँ भी कुछ समझाने लायक होगा वहाँ पे हम आपको क्या करेंगे? समझाने का कोशिश करेंगे, आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो चलिए आइए, ये जो कामता प्रसाद सिंह काम जी जो है सो हुंडरू का जलप्रपात के लेखक है। आइए जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या आपको बताया गया है। कहा जा रहा है कि सामान्यतः यात्रा वृत्तांतों में पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों का वर्णन किया जाता है। देखिए, ये क्या होता है कि धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों का ही वर्णन किया जाता है। किस चीज़ में? यात्रा वृत्तांतों में। लेकिन लेखक यहाँ पे एक पर्यटन स्थल का क्या किया है कि वर्णन किया है, जिसका झरना है उसका वर्णन किया है। हुंडरू का जलप्रपात आदिवासी संस्कृति की विशेषता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। क्या है? हुंडरू का जलप्रपात की संस्कृति की विशेषता को उभारने के लिए, तो ये है आदिवासी संस्कृति की विशेषता को उभारने के लिए। किसके संस्कृति को? आदिवासी संस्कृति की विशेषता को उभारने के लिए एक यात्रा वृत्तांत है। इस दृष्टि से पाठ उल्लेखनीय है। पहाड़, नदी, जंगल की सुंदरता के साथ ही उस इलाके में आसानी से उपलब्ध अबरक और कोयला खदानों का भी वर्णन है। इस चैप्टर में हुंडरू के जलप्रपात को पढ़ने के साथ साथ आपको अबरक और कोयला खदानों का भी वर्णन मिलेगा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि हुंडरू के जलप्रपात में वहाँ पे आसानी से उपलब्ध किन किन चीज़ों का वर्णन है? तो अबरक और कोयला खदानों का। यानी प्रकृति के साथ ही मनुष्य की जिजीविषा और श्रम की महत्ता का भी क्या है? संयोजन है। ठीक है, जिजीविषा और श्रम, लगाव और मेहनत का भी वर्णन है, संयोजन है। पाठ में बहुलवादी संस्कृति, सामासिक संस्कृति के प्रति विश्वास प्रकट किया गया। बहुलवादी संस्कृति को ही क्या कहा जाता है? सामासिक संस्कृति कहा जाता है। झरने की सुंदरता और प्राकृतिक दृश्यों की विशिष्टता के उद्घाटन से पाठ क्या बन जा रहा है? रोचक बन गया है। क्या? झरने की सुंदरता और प्राकृतिक दृश्यों की विशिष्टता के उद्घाटन से पाठ क्या बन गया है? रोचक बन गया। तो ये हमको इस पाठ के बारे में जानना है। अब इस पाठ में कुछ वर्ड आए हुए हैं, उस वर्ड के बारे में भी हम शब्दार्थ के रूप में इसको देखना चाहते हैं। तो चलिए आइए, शब्दार्थ के रूप में इस चैप्टर में क्या क्या आया है एक एक
क्लिष्ट शब्द जो भी हैं उसे हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा गया आपसे। तो देखिए शब्दार्थ के रूप में पहला पूछा गया है क्या चीज़, नीलिमा। तो नीलिमा का मतलब क्या होता है, नीलापन या श्यामलता, थोड़ा सा काला श्याम का मतलब काला होता है। तरददूद, तरददूद का मतलब होता है कठिनाई और परेशानी। द्रुत गति, द्रुत गति का मतलब क्या होता है, तेज चाल, ठीक है। और आप जान ही रहे हैं कि इस चैप्टर के लेखक कौन है, तो कामता प्रसाद सिंह काम, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे फिर चलते हैं शब्दार्थ में। तो आगे कुछ वर्ड आया है, कुछ शब्द आया है, उस शब्द में क्या है, तो कहता है क्या, गुलजार। गुलजार का मतलब क्या होता है, प्रफुल्लित या खिला हुआ। बाग, बाग का मतलब बगीचा। अवर्णनीय, अवर्णनीय का मतलब होता है जिसका वर्णन न हो सके। दर्शनीय, दर्शनीय का मतलब होता है देखने लायक। विस्मित, विस्मित का मतलब होता है आश्चर्यचकित। साध्य का मतलब क्या होता है, लक्ष्य। विभीषिका का मतलब क्या होता है, संकट, त्रासदी और भय, ये सब उसका अर्थ है। उद्गम स्थान, उद्गम स्थान का मतलब होता है वह स्थान जहाँ से नदियाँ निकलती है, मूल स्रोत या उत्पत्ति का स्थान। और विलीन का मतलब क्या होता है, लुप्त हो जाना। तो इतने सारे क्लिष्ट वर्ड है जिसको हम लोगों ने हुंड्रू के जलप्रपात से, इतने सारे क्लिष्ट शब्द है जिसको हम लोगों ने क्या किया, देखा। अब हम लोग चलते हैं कि पाठ का एक एक शब्द बाय शब्द, अर्थात शब्द से मिलाकर जो वाक्य बनता है, एक एक वाक्य का अर्थ को समझते हुए, पढ़ते हुए, सुनते हुए चलते हैं। मुख्यतः हुंड्रू का जलप्रपात कामता प्रसाद सिंह काम जी के द्वारा लिखा गया क्या है, तो यह एक प्रकार का क्या है, तो यात्रा वृत्तांत है। अर्थात लेखक स्वयं यहाँ हुंड्रू का जलप्रपात देखने गए हैं। और हुंड्रू का जलप्रपात अभी भी वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो झारखंड की राजधानी रांची जो शहर है, वहाँ का फेमस शहर है, वहाँ पे आज भी स्थित है। आज भी आप जाकर देख सकते हैं, पढ़ लिख लीजिए खुमन से, तो घूमने जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग क्या क्या इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है हुंड्रू का जलप्रपात में। तो हम इसका परिचय तो आपको दे ही दिए थे, अब आगे चलते हैं। क्या कहता है कि छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। छोटा नागपुर क्या है, तो स्वर्ग का एक टुकड़ा है। जमीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा, पग पर पहाड़ों को देखकर धरती भी ऊबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई है। तीव्र धारा और गंदले पानी के साथ नदियाँ बल खाती बह रही है, जिन्होंने मैदानों की छाती चीरी है और पर्वतों का अंतर क्या किया है, फोड़ा है। ये लेखक वहाँ का वर्णन कर रहे हैं। झाड़ी झुरमुटों, पेड़ पौधों और लता गुल्मों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है, जिन्होंने जंगली जानवरों को शरण दिया है। जंगल में जंगली जानवर ही रहते हैं। बेहतरीन सड़कें, जिनके बनाने में ठेकेदारों को कम तरदूद और विभाग को कम व्यय पड़ा है, सांप की तरह भागी जा रही है। और उन्हीं के साथ कुछ सवारी पर कुछ पैदल मुसाफिर भी द्रुत गति से चले जा रहे हैं। कहाँ, तो हुंड्रू के जलप्रपात जाने वाला जो रास्ता है उसके बारे में कह रहा है। कोई लोग क्या कर रहा है, तो सवारी पे बैठ के, सवारी करने का मतलब कोई वाहन का साधन करके जा रहा है, तो कुछ लोग पैदल मुसाफिर द्रुत गति से अपना चलते जा रहे हैं, ठीक है। और ये रास्ता पहाड़ी इलाका है, मतलब सांप के चाल जैसे इस तरह का जो होता है, उस तरह से रास्ता घूम घुमा कर पहाड़ों को काट काट करके बनाया गया है। ऐसी है ये हुंड्रू का झरना जाने के लिए रास्ता। आगे कहता है कि धरती पर आदिवासी का नृत्य हो रहा है और आसमान में बादल आंख मिचौनी खेल रहे हैं। जन जन के कंठ से मादक गीतों की सृष्टि हो रही है, जिनसे पहाड़ और मैदान गूंज रहे हैं। जंगली जानवरों की आवाज़ के साथ जंगल का कोना कोना बोल रहा है। लेखक जब उस रास्ता पर चल रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि धरती पर आदिवासियों का नृत्य हो रहा है और आसमान में बादल आंख मिचौनी खेल रहे हैं। जब आप पहाड़ी इलाका पर जाइएगा ना, तो आपको बादल सब दिखाई देते रहेगा, ठीक है। आसानी से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कभी आपको मौका मिले घूमने जाने का, तो आप नेपाल में एक तीर्थ स्थल पड़ता है हिंदू लोगों का, लंगूर खोला। वहाँ पे जब जाइएगा तो पहाड़ पर है, वहाँ पे देखिए तो बादल आपको लगेगा कि एकदम जस्टे है, सटा हुआ है। आप बादल से ऊपर है या बादल से नीचे, आपको आप जिस पहाड़ पर स्थित रहिएगा उससे नीचे आपको बादल दिखाई देगा और बहुत ही मनोरम दृश्य दिखाई देता है, ठीक है। तो जंगल का कोना कोना बोल रहा है, जिनसे पहाड़ और मैदान गूंज रहे हैं। जंगली जानवरों की आवाज़ के साथ जंगल का कोना कोना बोल रहा है। अब जंगल में जंगली जानवर सब रहेगा, हाथी, शेर, तरह तरह के जानवर सब रहते हैं, वो सब आवाज़ अपना निकाल रहे हैं, उससे कोना कोना बोल रहा है। विचित्र विचित्र पक्षियों की चहकने से पेड़ों की शाखा शाखा गुलजार है। लेखक वर्णन कर रहे हैं उस रास्ता का, जब जा रहे हैं हुंड्रू के झरना देखने, तो रास्ते में ये सारे मनोरम दृश्य सब आ रहे हैं, इनका वर्णन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि विचित्र विचित्र पक्षियों की चहकन से पेड़ों की शाखा गुलजार है। यानी इस यात्रा वृत्तांत में लेखक और भी चार चांद लगा रहे हैं प्राकृतिक सुंदरताओं का वर्णन करके।
सुंदर जलवायु, मनहर वातावरण, हवा धीरे धीरे डोलती है तो अपने साथ फूलों की सुर भी बिखेरती चलती है, बादल धीरे धीरे बरसते हैं तो उनसे स्वस्थ शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। देखिए बहुत अच्छा बात यहाँ पे लेखक लिख रहे हैं कि बादल धीरे धीरे बरसते हैं तो उनसे स्वस्थ शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है, ताकि वायुमंडल वातावरण में वायु शुद्ध हो रहा है, ऑक्सीजन अच्छा आपको मिल रहा है, स्वच्छ ऑक्सीजन मिल रहा है, पानी का फुहारा पड़ रहा है जिससे गंदगी सारे इधर उधर साफ होते जा रहे हैं, नदियाँ कल कल छल छल स्वर में बहती है तो किनारे पर के रहने वाले को अमृत बांटती जाती है, झरने सतत झरझर कर आँखों को तरी तथा नमी, कल्पना को सुंदर खुराक, चित्त को यानी मन को स्वच्छता और पवित्रता प्रदान करते हैं। तो ये हो गया उस रास्ते का वर्णन, और वहाँ के प्राकृतिक सुंदरता का लेखक क्या कर रहे हैं, अपने शब्दों में बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। अब आगे देखिए क्या है, तो आगे है कि खानों में कोयला, अबरक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फूल फुनगियों पर नाचती तितलियां, फल भार से झुके जा रहे पेड़, शोभा संपन्न अवर्णनीय घाटियां, सुषमा की दर्शनीय नदियां, हरितिमा वाली मनमोहक मैदान, मन पर जादू जैसा असर करने वाले पर्वत, मस्त निवासी, इन सबके साथ यह छोटा नागपुर है। तो ये छोटा नागपुर जो जगह है, शहर है, इसके बारे में क्या किया जा रहा है, लेखक वर्णन कर रहे हैं, यानी वही रास्ता से होते हुए जा रहा है। अब आगे देखिए क्या कवि लिख रहे हैं, लेखक साहब लिख रहे हैं कि एक और पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है तो वह कोयला बनकर लोगों के घरों में सोना ला रहा है, एक और पृथ्वी अपनी चमक दमक का प्रदर्शन कर रही है तो वह अबरक बनकर दुनिया का श्रृंगार कर रही है, अपने निरंतर संघर्ष से नदियां पत्थरों को खराद खराद मतलब धो धो कर एक नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही है, तो उसे लोग श्वेत शालिग्राम कहकर पूजते हैं। सुंदर पत्थर को, पत्थरों से करुणा की धारा झर रही है जिसे लोग झरना कहकर विस्मित भाव से देखते हैं। तो यही वो झरना का चित्र है, किसका, तो हुंडरू का जलप्रपात वाला झरना का क्या है, ये चित्र है। देखिए इसकी ऊंचाई 243 फीट है, ऊपर से पानी गिर रहा है, देखिए कितना सफ़ेद पानी गिर रहा है इस झरना में, और यही इर्द गिर्द में पहाड़ सब है, और ये ऊंचाई है उसकी झरना का, और नीचे पानी जगथक है, और यही पत्थर पहाड़ी पत्थर उसको खराद खराद कर क्या किया जा रहा है, नीचे दिखाया जा रहा है। तो ये हमारे झरना का पिक्चर भी लेखक ने यहाँ पे आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आगे चलिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, कई दर्शनीय झरने हैं, उनमें हुंडरू का झरना निराला है, मैं जब भी रांची गया हुंडरू देखने जरूर जाता हूँ। मतलब लेखक जब भी रांची किसी काम से जाते हैं तो हुंडरू का झरना देखने जरूर जाते हैं। आप जानते हैं कि रांची कहाँ पड़ता है, तो झारखंड, और ये झारखंड की राजधानी भी है, ध्यान रखिएगा। यह झरना है जिसने मेरे मन प्राण पर जादू किया है, मतलब लेखक को यहाँ का दृश्य, इस झरना का दृश्य बहुत ही भा गया है और इनके मन और दिल पर जादू कर दिया, मतलब अपना असर छोड़ रखा है इनके, इसके बिना अच्छा नहीं लगता, जब भी रांची जाते हैं जरूर यहाँ घूमने जाते हैं। यह झरना है जिसकी स्मृति भूलती नहीं, मतलब इस झरना का याद लेखक भूल नहीं पा रहे, स्मृति का मतलब होता है याद। यह झरना है जिसके बारे में लिखते हुए मैं अघाता नहीं, अघाता कहने का मतलब मैं थकता नहीं। रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर 14 मील जाने के बाद एक सड़क मिलती है जिससे हुंडरू पहुंचते हैं। देख लिए कहाँ से कैसे, रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर 14 मील जाने के बाद एक सड़क मिलती है जिससे हुंडरू पहुंचते हैं। पुरुलिया रोड से उसकी दूरी 13 मील है। तो ये पूछता है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिए, यो रांची से हुंडरू 27 मील दूर है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रांची से हुंडरू कितना मील दूर है, तो 27 मील दूर है। अब पुरुलिया रोड से हुंडरू कितना दूर है, तो 13 मील दूर है। आगे महात्मा गांधी के एक कथन को लेखक ने यहाँ पे आपके सामने रखा है, देखिए क्या है वो कथन। वो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने कहा है कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान ही चाहिए, जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग। मतलब महान ऊंचाई पर स्थित है तो वहाँ पे जाने के लिए ऊंचाई का सामना करना पड़ता है। महात्मा गांधी के इन शब्दों से हम आपके एक शब्द में देखिए, आपका सोच है कि मैट्रिक में आपका नंबर ज़्यादा से ज़्यादा है,
तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या कहें कि महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान ही चाहिए। रांची से चलने वाले मुसाफिर को झरना पहुंचने तक ऐसे ऐसे सुंदर मैदान मिलते हैं कि वहां थोड़ी देर ठहरकर टहलने की इच्छा होती है। ऐसे जंगल दिखलाई पड़ते हैं जिनकी विभीषिका से शायद बाघ को भी डर लगता हो, और बीच बीच में पहाड़ी, उस पर झाड़ी, मतलब पेड़ पौधा ज़्यादा, सब दर्शनीय, सब वर्णनीय है। चूँकि महीना अगस्त का था और आप जानते हैं कि अगस्त महीना में हमारे यहाँ क्या होता है, बिहार झारखंड यूपी में ज़्यादा बारिश होता है, इसीलिए धान की क्यारी की भी न्यारी हरियाली थी। बलखाती सड़क जिस पर चलने में आनंद आए, तिरछी रास्ता है, पथरीली जमीन एवं पत्थर की छाती चीरकर बहने वाली पतली नदी जिसके देखने में आनंद आए, पेड़ों पर चहकती चिड़िया जिनकी चहक सुनने में आनंद आए, सब मिलकर आनंद को कई गुना बढ़ा रहे थे। हवा यूं डोल रही थी जैसे सलाह लेकर डोल रही हो। पहाड़ी इलाका पर है ना, हवा मंद मंद बहता है, धीरे धीरे बहता है, तेज से नहीं आता है, ठीक है। तो वो लग रहा है इस तरह से लेखक को कि वो हम लोगों से पूछ कर ही बह रहा है, ऐसा। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति जिनकी रहन सहन में 100% काला बस्ती है, मार्ग में यूँ खड़े थे जैसे मेरा स्वागत कर रहे हो, ठीक है। मतलब लोगों को पहाड़ पर पहुंचाने के लिए वो लोग गाइड का काम करते हैं, वहाँ के लोग सब अपना रहते हैं, घुमाते हैं लोगों को। तो गरीब है ज़्यादा, आदिवासी लोगों में यही सब होता है, ज़्यादा सादगी के हिसाब से वो लोग पहाड़ी वेशभूषा में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जिनकी रहन सहन में 100% काला बस्ती है, मतलब आदिवासी लोग अपना काला नहीं छोड़ते हैं, वो लोग आदिवासी वेशभूषा में ही रहेंगे। मार्ग में यूँ खड़े थे जैसे मेरा स्वागत कर रहे हो। तो लेखक से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि वहाँ कौन लोग आने वाले यात्रियों का स्वागत करता है, तो वहाँ पे रहने वाले आदिवासी लोग। मकई के पौधे कहीं कहीं अगल बगल में यूँ लहरा रहे थे जैसे यहाँ वालों की किस्मत लहरा रही हो। इस मार्ग पर दर्शन का आनंद लेते हुए हम हुंडरू के पास पहुँचे। अब लेखक रास्ता होते हुए, इतना सारा रास्ता के आपको वर्णन किए हैं, अब इस रास्ता से होते हुए लेखक कहाँ पहुँच गए, तो हुंडरू के पास पहुँच गए। एक बार मन में ही मन मैंने झरने को क्या किया, प्रणाम किया। प्रणाम करते हैं लेखक कि दया दृष्टि बनाए रहिए ताकि आगे हम आपके बारे में और कुछ लिख सकें। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है कि पहाड़ पर पानी की यह अजीब लीला है जिसका मुकाबला न रामलीला करे न रास लीला। पूछता है कि किसका मुकाबला कौन नहीं कर सकता है, तो हुंडरू का जो पहाड़ पर को जो पानी बहने वाला है उसका लीला न तो रामलीला कर सकता, मतलब रामलीला देखने में जो मज़ा आता है, और ना ही रास लीला कर सकता है। उस तरह का झरना का दृश्य, उतना मज़ा आता है वहाँ पे। पानी का इस प्रकार उछलना कूदना, धूम मचाना और उसकी यह आवाज़ जैसे 10-5 हाथी एक बार चिंघार रही हो। ये भी क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जाम में कि वहाँ पे जो आवाज़ आता है पानी का झरना का गिरने से, वो कितने हाथी के चिंघार के बराबर है, तो 10-5 हाथी एक बार चिंघार रहे हो। इस तरह से जैसे 10-5 ट्रेन के इंजन एक साथ आवाज़ कर रहे हो। कितने ट्रेन की आवाज़, तो 10-5 ट्रेन के इंजन एक साथ आवाज़ कर रहे हो। जैसे एक साथ कई हवा जहाज चक्कर काट रहे हो। जैसे कई सहस्त्र नाग एक बार साथ फन फैलाकर फुफकार कर रहे हो। पहुँचने के साथ यात्री के कानों में ऐसे ही आवाज़ पड़ती है। तो देखिए हुंडरू के प्रपात से जो पानी का जल जो गिरता है उसके आवाज़ के बारे में लेखक इतने सारे से क्या क्या से कंपेयर किए हैं। वो कंपेयर क्या क्या है, तो 10-5 हाथी एक बार चिंघार रहा हो, दूसरा 10-5 ट्रेन का इंजन एक बार आ रहे हो, इसी तरह से एक साथ कई हवाई जहाज के चक्कर काट रहे हो, जैसे कई सहस्त्र नाग एक साथ, सहस्त्र मतलब हजारों नाग एक साथ फन फैलाकर क्या कर रहे हो, तो फुफकार रहे हो। चलिए आगे चलते हैं। और अब झरना देखने लगा। वातावरण की पवित्रता ऐसी कि मालूम होती है मानो हम देवलोक के समीप पहुंच गए हैं। मतलब वहाँ पे बहुत ही सुंदर है, बहुत ही पवित्रता को दिखाया गया है। तो लेखक बता रहे हैं कि और अब झरना देखने लगा, वातावरण की पवित्रता ऐसी कि मालूम होता है मानो हम देवलोक के समीप पहुंच गए। है क्या यह, युग युग से पानी का आघात है, पत्थर की बर्दाश्त है, और यों एक प्रकार से यह पत्थर की क्षमता का प्रदर्शन है। पर एक पत्थर ऐसा भी है जिसकी छाती को चीर कर पानी निकलता है। वही पहाड़ से पानी निकलता है, इसके बारे में लेखक बता रहे हैं। आगे कहता है कवि नहीं लेखक, क्योंकि ये एक यात्रा वृत्तांत है तो इसको लेखक ही बोला जाएगा। चीर कर पानी निकलता है, यूँ एक प्रकार से यह जल की क्षमता का प्रदर्शन है जिसके सामने पत्थर भी मात है। हाँ पत्थर मात है,
करुणा के सामने, प्रेम के सामने, जिसके अपार बल के स्वरूप पत्थर की छाती से धारा फूटती है, पत्थर की आंख से आंसू निकलते हैं और पत्थर का कलेजा पिघल जाता है। पहाड़ पर नदी का यह खेल है। यह नदी है स्वर्ण रेखा, जिसके उद्गम स्थान से 50 मील आगे आकर हुंडरू का यह झरना है। तो पूछता है कि हुंडरू का जलप्रपात में किस नदी का वर्णन है, तो स्वर्ण रेखा नदी का वर्णन है। ये झारखंड का जीवन रेखा इस नदी को बोला जाता है, स्वर्ण रेखा नदी को। जिसके उद्गम स्थान से कितना मील आगे, तो 50 मील आगे हुंडरू का यह झरना है। स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासार जिलों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर्ण रेखा नदी किस किस शहर से होकर बहती है, तो रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासार जिलों से होकर कहाँ पे जाके गिर जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे पूछा जाता है एग्जाम में। नदी जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहाँ पानी की कई धाराएं हो जाती है, और जब सबकी धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती है तो एक विचित्र दृश्य दिखलाई देता है। यही झरना है। कौन, तो हुंडरू का झरना, जिसकी ऊंचाई 243 फुट है। इस 243 फुट को आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। इस 243 फुट को हम लोग याद कैसे रखते हैं, तो बता देते हैं, आप याद रखिएगा कैसे, कि जैसे किसी को आप बोलते हैं ना 143, यानी आई हेट यू, समझ रहे हैं, तो 1 नहीं 2 आदमी से, यानी 243, ठीक है। आई हेट यू। अब हेट के जगह पर तुमको क्या लिखना है सो तुम समझो, ठीक है। अब उसमें कै वो अक्षर है तुम ही जानेगा, यानी 143 याद नहीं रखना है, क्या याद रखना है, 243 याद रखना है, ठीक है। तो कितना है इसकी ऊंचाई, तो 243 फुट है। उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर और भंवर में पीस कर पत्थर का सफ़ेद चूर्ण गिर रहा है। कभी ऐसा भी मालूम होता है कि रुई धुनने वाला अपनी धुनकी पर रुई धुन कर ऊंचे बैठा हुआ गले को नीचे गिरा रहा है। बचपन में हवा की मिठाई लेकर फेरी वाला आता था तो उसका रंग लाल होता था, प्रतीत होता है वैसा ही। ये सब झरना का विशेषता बता रहा है। तो यहाँ से एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हुंडरू की झरना की ऊंचाई कितनी है, तो 243 फीट है। आगे उसके बारे में आगे बता रहा है। वैसे ही लेकिन उजले रंग की हवा की मिठाई लेकर पर्वत आज स्वयं फेरी देने निकला है, और क्योंकि वो तो हवा मिठाई लाल होता था ना, खाने वाला आता था ना बिकाने के लिए मोहल्ला में, आप भी लोग खरीदे होंगे। उसी तरह से ये कह रहा है कि इसका मिठाई किस तरह का नजर आता था, तो उजले रंग का। और कहीं कहीं बीच में चट्टान पर जब प्रबल धारा गिरती है तो संघर्ष से इंद्रधनुष जैसा रंग उत्पन्न होता है। आप जानते हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, बैजानी पिनाला। जान पड़ता है कि सतरंगा पानी हवा में उड़कर विलीन हो रहा है, या हवा में उड़ता इंद्रधनुष फरफरा रहा है। मतलब वहाँ के पानी का तुलना लेखक किससे कर रहे हैं, तो इंद्रधनुष के 7 रंगों से कर रहे हैं। आगे चलिए देखते हैं। चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच प्रकृति की यह लीला स्थली है। झरना के एक ओर का जंगल रांची में और एक ओर का जंगल हजारीबाग में। देखो सेंटर पे एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था एक बार, कि एक ओर का जंगल किधर पड़ता है, तो रांची में, और दूसरी ओर का झरना के दूसरी ओर का जंगल किधर पड़ता है, हजारीबाग में, और बीच में झरना बह रहा है। मानो उसका यह संदेश हो कि वह सबके लिए है, सबका कल्याण उसका उद्देश्य है। वह न रांची का है न हजारीबाग का, बल्कि सबका है। चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि बड़े झरने की बगल में 1 इंच मोटी एक धारा ऊपर से नीचे धीरे धीरे पत्थरों पर से उतर रही है, जैसे महादेव जी पर कोई भक्त दूध चढ़ा रहा हो। मतलब वो झरना की विशेषता है, झरना के पानी जो गिर रहा है उसके बगल में से वो पतला सा नीचे से फिर पानी गिर रहा है ऊपर से। नीचे जहाँ घनघोर धारा गिरती है वहाँ पानी करीब 20 फीट ऊपर उछलता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि पानी जैसे ही पहाड़ से नीचे गिरता है तो गिरने के बाद पानी ऊपर टकराएगा पहाड़ से टकराने के बाद पानी ऊपर की ओर उड़ेगा। तो कितना फीट ऊपर की ओर उछलता है, तो 20 फीट ऊपर की ओर उछलता है। इसे ध्यान रखिएगा। लगता है कि पत्थर को चीर कर आने वाले पानी का स्वागत करने और उसको कंठहार पहनाने के लिए नीचे से पानी ऊपर दौड़ता है। मेरे मित्र कहते हैं कि शिवजी की बारात शायद इस राह से गुजरी थी, उसका स्वागत करने को पर्वत ने इस गुलाब पास का प्रबंध किया था। तो लेखक के एक दोस्त हैं, वो बता रहे हैं कि इस
इसका जो झरना ऊपर से जो नीचे से गिर रहा है और ये पानी जो 20 फीट ऊपर की ओर जो जा रहा है, तो फुहारा झरना टाइप का जो बन रहा है, इसके बारे में उनके एक मित्र कहे थे कि ये जो है ना, ये कहानी इसलिए फेमस है कि शिव जी की बारात शायद इसी राह से गुजरी थी झरना होते हुए। उसका स्वागत करने को पर्वत ने इस गुलाब पास का प्रबंध किया था। वही गुलाब पास शाश्वत होकर अभी भी झरझर कर रहा है, ये लेखक के दोस्त बताया था। तो पूछता है कि लेखक के दोस्त ने इस हुंडरू की विशेषता के बारे में क्या बताया, तो ये लाइन आप वहाँ पे लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने के आगे की घाटी का दृश्य। पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती जाती है, जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा हो। थर्मामीटर में देखिए कि पारा भरा रहता है, जब आपको फीवर आती है तो डॉक्टर उसको आपके आँख में या आपके जिह्वा में लगाकर उसके टेम्परेचर को चेक करता है, तो जितना टेम्परेचर रहता है पारा उतना आगे तक चला जाता है। आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है। ज्ञात होता है कि पहाड़ नदी को ललकार रहा है कि यहाँ से तुम किस प्रकार पार होकर मेरे आगे जा सको तो जानूं। यहाँ पर नदी यूँ दिखाई देती है जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार लगाकर उस पर झाड़ी उगाई गई हो। प्रकृति या परमात्मा ने अपने हाथ से यह सब किया होगा, अन्यथा मनुष्य जाति में इतनी सामर्थ्य कहाँ। सैकड़ों वर्षों में भी मानव के प्रयत्नों से शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि कठिन है। देखिए लेखक बता रहे हैं कि इतना सुंदर जो ये झरना है, यह कोई आदमी इसके बस की बात नहीं है कि इसको इतना अच्छा सुंदर झरना बना दिया हो। इसे ऊपर वाले ने खुद अपने हाथों से झरना को बनाया है, इतना विशाल वैभव है। नेक्स्ट आगे है कि पहाड़ के ऊपर से एक पतली सी पगडंडी नीचे गई है और उसके सहारे हम भी कई बार नीचे गए हैं। नीचे जाकर हम अनिमेष कुछ देर तक इस शोभा से अपनी आँखों की प्यास को क्या करते रहते हैं, बुझाते रहते हैं। नीचे झरना तक ऊपर से एक पतली सा गया, नीचे जाकर लोग सब झरना को देखता है, सारा कैसा इसका दृश्य है। चलिए, यह शोभा यह छटा और यह दृश्य, यह इतना बड़ा प्रपात, यहाँ 243 फीट से पानी नीचे गिरता है। बीच बीच में चट्टानों की वजह से हुंडरू की शोभा बिखर जाती है। पानी कुछ पीलापन लिए हुए हैं और ये सरसराता हरहराता गिरता है कि कुछ भयंकर मालूम पड़ता है। तो पानी का कलर कैसा बता रहे हैं, ऊपर से गिरने पर पीलापन। जोनहे में यहाँ पानी गिरता है बिल्कुल सफ़ेद है और यह भयंकरता भी उसमें नहीं है, वह माधुर्य और कोमलता से ओतप्रोत जान पड़ता है। यहाँ का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानो आगे की सृष्टि करता है, जिसका धुआं बराबर ऊपर उड़ता रहता है। हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है तो कहीं हिरन की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। तो ये चीज़ पूछता है कि हुंडरू के पानी की विशेषताओं को लिखे। तो हुंडरू का पानी जो है क्या होता है, तो हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता, तो कहीं हिरन की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। सारा पानी एक जगह सिमट कर जहाँ नीचे गिरता है उस जगह इसका रूप बहुत विशाल और भयंकर हो गया है। उस जगह हाथी भी जाए तो धारा के साथ कहाँ चला जाए इसका पता मिलना मुश्किल है। इसके बाद धीरे धीरे मंथर गति से इसका पानी नदी के रूप में, जिसको देखने के लिए दिन रात दर्शनार्थी कहने का मतलब देखने आने वाले लोग का तांता लगा रहता है। ठीक है, यही है हुंडरू का झरना की मुख्य विशेषता। अब आगे चलिए, आगे लेखक क्या लिख रहे हैं, तो कहते हैं कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से, किस बोर्ड की ओर से, तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से एक बंगला बनवा दिया गया है। तो पूछता है कि हुंडरू के जलप्रपात के आसपास डिस्ट्रिक्ट बोर्ड यानी रांची डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने क्या बनवाया है, तो एक बंगला बनवा दिया गया है। लेकिन खाने पीने के सामान का यहाँ भी क्या है, अभाव है। हुंडरू प्रपात की भीड़ और चीज़ों का अभाव देखकर ख्याल आता है। देखिए, अब ऊंचा जगह है, रमणीय स्थल है, दर्शनीय स्थल है, लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे टूरिस्ट पैलेस होना चाहिए, खाने पीने वाला सामान बिकना चाहिए, लोगों को रात में रुकने के लिए होटल होना चाहिए, आवासीय होटल होना चाहिए ताकि लोग वहाँ पर रुकें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है वो। आगे चलिए देखिए क्या कहते हैं लेखक। आया कि यहाँ के लोग सचमुच क्या है, तो अव्यवहारिक है। अव्यवहारिक कहने का मतलब
कि अच्छा लोग नहीं है। मैंने कहने का मनसा ये है कि लोगों को यहाँ पे अपना दौरी दुकान लगाना चाहिए, रहने के लिए आवास बनाना चाहिए, यहाँ का दर्शन को और पर्यटन स्थल का विकास करना चाहिए, यहाँ तक कि झारखंड सरकार को भी उस पर मदद करनी चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे ये सब चीज़ सब प्रेजेंट में बढ़ रहा है। लेखक जिस समय लिखे थे उस समय इसका आगे हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ पर्यटन स्थल है, आज भी लोग बहुत सारा जाया करते हैं। तो उस समय के भाव को लेकर लेखक इस तरह से बोल रहे हैं। अगर किसी दूसरी जगह में ऐसा झरना होता तो वहाँ के लोग इसके पास दुकान वगैरह सजाकर अपने लिए आय और दूसरों के लिए सुविधा की व्यवस्था कर देते हैं। धन्य हुंडरू, धन्यवाद कर रहे हैं हुंडरू को। किस युग से किस महाकवि की वाणी, किस संगीत की स्वर लहरी और किस प्रेमी की रुदन ध्वनि से पिघलकर यह पाषाण बह रहा है, यह कह सकना असंभव है। पत्थर का अंतःस्थल जैसे पिघलकर बह रहा है, वैसे यदि मनुष्यों का अंतर द्रवित होकर बहने लगता तो संसार से कलह, कपट, स्वार्थ और छीना झपटी का अंत हो जाता। यहाँ दो तरह के पत्थर देखने में आए हैं। एक वह पत्थर है जिसका अंतर फोड़कर विशाल झरना झर रही है, और एक वह भी पत्थर है जिस पर ना जाने किस युग से पानी की धारा गिर रही है, पर वह जरा भी विचलित नहीं होता, ज्यों का त्यों खड़ा रहता है, घिसता भी नहीं, धंसता भी नहीं, खिसकता भी नहीं है। पहाड़ का पत्थर है, पानी कितना भी गिरे वो आगे पीछे फिसलता नहीं, बस पानी गिरे जा रहा है। आगे चलते हैं। कहता है कि 243 फीट का यह प्रपात निराला है, सुंदरता यहाँ साकार हो गई है और वर्णन शक्ति को यहाँ और भावों की कमी हो गई है। विचित्र शोभा है जो कभी पुरानी नहीं पड़ती, और धन्य प्रपात है जो सदा एक सा बह रहा है। अविरल और अविचल दोनों का उदाहरण एक बार में ही उपस्थित है यहाँ। दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका है, पर इसको कोई अभिमान नहीं है। अंधे आवाज सुन ले तो प्रवाह का अंदाजा लगा ले, और बहरे प्रवाह देख ले तो आवाज का अंदाजा लगा ले। ये उसका उपमा है, लेखक उसका विशेषता बढ़ा रहे हैं हुंडरू के जलप्रपात का। समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है, तो यह हुंडरू अपनी चपलता के चलते क्या है, मशहूर है। पूछता है कि समुद्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अपनी गंभीरता के लिए, उसमें बहुत सारा पानी होता है, लेकिन यह हुंडरू जो अपनी चपलता के चलते क्या है, मशहूर है। कि वदंतित यह है कि इस हुंडरू से 7 मील पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा है। कितना मील की दूरी पर, तो 7 मील की दूरी पर एक नया प्रपात देखा है। उसके बारे में लेखक आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। कि वदंतित यह है कि इस हुंडरू से 7 मील पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा है जो इससे कई गुना बड़ा है, पर वहां जाने का रास्ता इतना बीहर, घनघोर और भयंकर है कि जंगल के उस भाग में पहुंच सकना दुश्वार है। अगर बात सही है तो जंगल विभाग को उसका ठीक पता लगाकर वहां तक मार्ग का निर्माण कर देना चाहिए, ताकि जो भी यहाँ घूमने वहाँ भी जा सके, जिससे वह प्रपात भी जनता के सामने आ सके। जो भी हो, हुंडरू दर्शनीय है, इसकी याद भूलने की नहीं है। कितने दिन गुजर गए, लेकिन पानी आंखों के सामने उसी प्रकार उछल कूद मचा रहा है। तो इसके लेखक कौन है, कामता प्रसाद सिंह काम साहब। यह क्या है, तो यह एक यात्रा वृतांत है। ठीक है, यात्रा करने लेखक गए और वहाँ से आके इस हुंडरू का दर्शनीय स्थल का वर्णन अपने शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत किया। और इस चैप्टर का नाम क्या है, तो हुंडरू का जलप्रपात। ठीक है, लेखक का नाम कामता प्रसाद सिंह काम। लेखक खुद इसमें घूमने गए हैं। और ये हुंडरू का जलप्रपात कहाँ है, तो झारखंड राज्य के जो राजधानी है रांची, वहाँ पे है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 243 फीट है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे इस चैप्टर का क्वेश्चन सब जो दिया गया है उसे हम लोग करते हैं। तो देखिए, हम इसका ओरली आंसर आपको हम बोलेंगे, आप खुद ब खुद इसका आंसर करने का कोशिश करिएगा, सुनकर लिखने का कोशिश करिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा था आपसे कि जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो जब कभी भी आपको आए व्याख्या करने के लिए, तो आप पहला लाइन लिखिएगा कि प्रस्तुत व्याख्यायी पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक किस लय से हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक नामक यात्रा वृतांत से लिया गया है, जिसके लेखक कामता प्रसाद सिंह काम है। ये लाइन तो आप हर हाल में लिखिएगा। उसके बाद इसके आंसर में कि जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग, तो वो दोनों लाइन लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इसका आंसर होगा कि हुंडरू का झरना जितना मनोरम है
उसका मार्ग भी उतना ही दर्शनीय है। कहीं सुंदर मैदान दिखते हैं, कहीं भीषण जंगल दिखते हैं और कहीं पहाड़ और झाड़ियाँ। जैसा मनोरम झरना वैसा उसका मनोरम मार्ग। इसका आंसर हो गया। ठीक है, पहला का आंसर हो गया, आप सुनकर लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हुंडरू का झरना कैसे बना है। तो हुंडरू का झरना कैसे बना है, तो आइए इसका आंसर होगा कि स्वर्ण रेखा नदी जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहाँ पानी की कई धाराएं हो जाती हैं और जब सबकी धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती है तब झरना बनती है, हुंडरू का झरना। ठीक है, यही हुंडरू का झरना है। यह स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से 50 मील आगे है, जिसकी ऊंचाई 243 फीट है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने से आगे का दृश्य, उस दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो देखिए, लेखक बहुत सारा पॉइंट आपको बताए, हम सारे पॉइंट आपको बताए हैं। इसका आंसर, तीसरा का आंसर आप लोग खुद करने का कोशिश करिए। जाके पढ़ा रहे हैं उसको देखिए ध्यान से, वहाँ पे खोजिए, आपको आएगा। आपका भी तो कुछ एक्सरसाइज होना चाहिए ना मेंटल। दो का आंसर बता दिए। चौथा क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर समझाइए कि किसी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो प्रस्तुत पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी यात्रा वृत्तांत को और भी ज़्यादा सटीक और भी ज़्यादा रोचक बनाने के लिए हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान करना चाहिए। दूसरी बात लिखिएगा 1 नंबर में, उसके राहों का वर्णन होना चाहिए। उसके जगह पर जाने के लिए जो परिवहन का साधन है, नज़दीक का रेलवे स्टेशन का हो या बस स्टैंड का, उसका एड्रेस देना चाहिए। तीसरी बात, सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि उसके आसपास रहने के लिए आवासीय जगह, लोगों के खाने पीने के लिए सामान वस्तु विक्रय होना चाहिए। ठीक है, तो ये चौथा। इस तरह से ही अपने मन से लिखना है, आप जो भी अच्छा आपको बात लगे उसको आप निम्नलिखित करके लिख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक दृश्य का वर्णन 2 तरह से किया गया है। पहला है कि हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हिरन की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। ख में कहता है कि हुंडरू का पानी चक्कर काटकर छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है। इनमें से कौन सा वर्णन आपको अच्छा लगता है और क्यों? तो देखिए, मुझे इसका वर्णन क अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? तो वो जो हुंडरू का जो पानी है, उसकी जो बहाव है, उसका तुलना करके किया गया है और तुलना भी इस तरह से पॉजिटिव, सकारात्मक तुलना किया गया है और भी विशाल विशाल चीज़ों से किया गया है। तो इसीलिए हमें क वर्णन अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये 5 का आंसर आपको प्रश्न अभ्यास पूरा का पूरा हमने आपको करा दिया। अब आगे हम लोग चलते हैं कि इस चैप्टर से जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है वो किस तरह से है। ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि अब्रक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है। तो हुंडरू का जलप्रपात का। दूसरा है स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर कहाँ मिलती है। तो बंगाल की खाड़ी में मिलती है, हम आपको छिकाए भी हैं। तीसरा है दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका है, पर इसको कोई अभिमान नहीं है, किस पाठ से संबंधित है। तो हुंडरू का जलप्रपात पाठ से संबंधित है। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन है, हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो यात्रा वृतांत है। क्या है? यात्रा वृतांत, यानी 4 का बी ऑप्शन सही है। 5 नंबर, पुरलिया रोड से हुंडरू का जलप्रपात की दूरी कितनी है। हम बोले हैं कहाँ से कहाँ तक सबका वो सब बताए हैं। तो 5 का ये 13 मील दूरी है। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति, यह पंक्ति किस पाठ की है। तो हुंडरू की जलप्रपात की है। 7वां है कि हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है। तो बहुलवादी संस्कृति के प्रति विश्वास को प्रकट किया गया, ऊपर ही दिया है। 8वां, हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है। देखिए आ ही गया क्वेश्चन, तो ये किस राज्य में है। झारखंड में। पूछे शहर कौन में, तो रांची में है। और दूसरी बात, हुंडरू का जलप्रपात का एक भाग किधर, रांची में है, तो दूसरा भाग झरना का उस पार का भाग किधर है, तो हजारीबाग में है। 9वां क्वेश्चन पूछता है कि रांची से हुंडरू का जलप्रपात की दूरी है। तो रांची से कितना मील दूर है, 27 मील, और वहाँ से कितना मील है, पुरुलिया रोड से 13 मील। ठीक है, और जो स्वर्ण रेखा नदी है वहाँ से उद्गम स्थान से कितना मील दूर है, तो 50 मील की दूरी पर है। ठीक है, ये तीनों दूरी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि स्वर्ग का एक टुकड़ा है कौन। तो छोटा नागपुर शहर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कामता प्रसाद सिंह काम रचित पाठक का शीर्षक है। तो ये तो आप लोग जान ही रहे कि हुंडरू का
जलप्रपात उसका शीर्षक है, यानी 11 का ए ऑप्शन सही है। इसी तरह से 12 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि हुंडरू का पानी किस तरह से चक्कर काटता है, तो सांप की तरह चक्कर काटता है, यानी 12 का बी ऑप्शन सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी क्या होना चाहिए, महान हो। यह किसका उक्ति है, देखिए आ गया ना क्वेश्चन, तो ये महात्मा गांधी का क्वेश्चन है और ये 3 साल पूछे हुआ, 18, 19 और 22 में, और आपके साल भी आने वाला है, ध्यान रखिएगा इसको। 14 नंबर क्वेश्चन है, किंवदंती के अनुसार हुंडरू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंडरू से भी कई गुना बड़े प्रपात को देखा है, तो 7 मील दूरी पर हुंडरू से भी बड़ा एक जलप्रपात को देखे हैं लोगों ने, ठीक है। कितना दूरी पर, तो 7 मील की दूरी पर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि रांची से पुरुलिया सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंडरू पहुंचने वाली सड़क मिलती है, तो यहाँ से पुरुलिया वाली जो रोड है वहाँ से 14 मील दूर जाने पर कौन सा हुंडरू वाली सड़क क्या होती है, तो मिलती है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हुंडरू इतना बड़ा प्रपात है जहाँ डॉट फुट से पानी नीचे गिरता है, 243, कितना, 143 नहीं, 243, अगर ये करिएगा तो बोलेगा आई हेट यू, ठीक है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्ण रेखा एक डॉट है, तो स्वर्ण रेखा एक क्या है, नदी है। अब इसी तरह से उतरिए, एक क्वेश्चन पूछा है जो बार बार पूछा है, कितना बार पूछा है, तो बार बार पूछा है, हुंडरू का झरना कैसे बना। ये VVI क्वेश्चन देखिए 2015, 17, 18, 19, 20, 22 और आपके साल भी आएगा 2023 में भी, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हम लोग लिख सकते हैं। तो हुंडरू का झरना कैसे बना, इसका रिटेन में हमने आपको यहाँ पे दे दिया है। कहता है क्या, स्वर्ण रेखा नदी जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहाँ पानी की कई धाराएं हो जाती है, और जब सब की सब धाराएं एक लिखा हुआ है, एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती है, एक विचित्र दृश्य दिखलाई देती है। यह हुंडरू का झरना है, यह हुंडरू का झरना है। इसकी ऊंचाई 243 फुट है। उजला पानी ऐसा ये प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर और भंवर में पीसकर पत्थर का सफ़ेद चूर्ण गिर रहा है। तो ये इसी तरह से इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस पूरे वीडियो को पूरे ध्यान से सीखें और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, और एक एक शब्द को लाइन बाय लाइन जो हम समझा रहे थे उसको आप लोगों ने देखा है, और थोड़ा इस पर भी ध्यान दे दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप दोनों सभी लोग जो भी मेरे इसको देख रहे हैं पूरा का पूरा ये ज़रूर कर रहे हैं, और वीडियो पूरा का पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हमारे चैनल पर आप लोग बने रहें। जय हिंद दोस्तों।